हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सोशोलॉजी मेजर टू का सेमेस्टर टू का सोशोलॉजी मेजर टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए, या फिर इसी को दूसरी तरह से दे सकता है कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। एक बात आप लोग याद रखें कि जनजाति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे, आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम कल ही है 23 तारीख को, तो आप लोग इसको तुरंत ही देख लीजिए और तुरंत इसको समझ लीजिए अच्छे से। पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको बस देखना है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। आइए तुरंत समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जनजाति होता क्या है, जनजाति किसको कहते हैं। तो जो जनजाति है वो समाज का एक भाग होता है, समाज का ही एक भाग होता है। वो एक समूह के रूप में जो प्राचीन परंपराओं या फिर रीति रिवाजों के साथ जो अपनी संस्कृति को पहचान को बरकरार रखता है, बनाए रखता है। और वो एक विशेष मान सकते हैं कि किसी भी खास जगह में, जैसे पहाड़ जंगल ये सब जगहों में ज़्यादातर वो रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो जो आधुनिक समय है, आज का जो आधुनिक समय, इन सब चीज़ों से वो परे है, वो अपने ही जीवन में जीते हैं, ठीक है। तो इसी यही जो नियम है, यही जो लोग हैं, इनको जनजाति कहा जाता है। इसको लिखना कैसे, आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं इसके परिचय को। एक ओवरव्यू मैंने बताया, अब यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो जनजातियाँ समाज का वह वर्ग है जो विशिष्ट सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। कहा जा रहा है कि जनजाति वह समाज है, वह वर्ग है जो विशिष्ट सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह समाज के प्राचीनतम समूह है जो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन, उसी के ऊपर ये लोग जीवन अपना बिताता है। भारत में जनजातीय समुदाय का विशेष महत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा जनजातियों का है। मतलब 2011 का जनगणना के हिसाब से भारत का जो कुल जनसंख्या है उसका 8.6% हिस्सा सिर्फ जनजातियों का है, ठीक है। ये आपका परिचय था। आगे हम लोग समझते हैं जनजाति के परिभाषा को, कि जनजाति किसे कहा जाता है। विद्वानों के द्वारा, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या कहते हैं जनजाति के बारे में। तो जो डॉक्टर गिलेन है वो क्या कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो समान संस्कृति, भाषा और भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है। जो समान संस्कृति, भाषा और भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित होता है। मतलब जो जनजाति है वो किसी जंगल या फिर पहाड़ में ही एक तरह का जीवन व्यतीत करते हैं अपना। दूसरे जो विद्वान है डॉक्टर एल्फी विद्यार्थी, वो क्या कहते हैं, तो जनजाति वह समूह जो पारंपरिक सामाजिक संरचना, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करता है और मुख्य रूप से आत्मनिर्भर होता है। इनका कहना है कि जनजाति वो लोग हैं जो अपना पारंपरिक सामाजिक संरचना का, रीति रिवाज का, परंपराओं का पालन करता है और मुख्य रूप से आत्मनिर्भर रहता है। मतलब आधुनिक चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं, अपना ही खेती करते हैं, अपना पशुपालन करते हैं और अपना जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो अस्पताल या फिर अस्पताल तो होता नहीं है, तो जो डॉक्टरी वाला शिक्षा है, जो चिकित्सा शिक्षा है, वो खुद ही करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अपना ध्यान वही लोग रखते हैं। जो पारंपरिक शिक्षा चिकित्सा के लिए वो वही लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि बात किया गया था कि विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, तो जनजाति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। तो पहला जो है वो भौगोलिक एकता, ठीक है। आइए समझते हैं भौगोलिक एकता में क्या रहेगा कि जनजातियां आमतौर पर पहाड़ों, जंगलों और दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती है। उनका जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा होता है। भौगोलिक एकता का मतलब जहाँ पर रहेगा वो सारे लोग एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। और जनजातियां जो आमतौर पर पहाड़ों में ही, जंगल में या फिर दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं और उनका जीवन जो है प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा रहता है। और जो प्रकृति है उन्हीं के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ रहता है। मतलब प्रकृति के साथ ही वो लोग जीते हैं, आधुनिक चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं होता। दूसरा जो विशेषता है वो सांस्कृतिक समानता। तो उनकी भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं और धर्म में समानता पाई जाती है। उनकी संस्कृति प्राचीन और विशिष्ट होती है। उनकी जो भाषा है, रीति रिवाज, परंपराएं हैं या फिर धर्म में समानता पाई जाती है। उनकी जो संस्कृति है प्राचीन और विशिष्ट होती है। उनकी जो संस्कृति है वो प्राचीन है, बहुत ही पुरानी संस्कृति वो लोग रखे हैं, ठीक है। बहुत पुरानी संस्कृति है उन लोग की। ये सब हम लोग विशेषता देख रहे हैं। आप बस ये सब पॉइंट याद रखिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर वीडियो पर समझ लीजिए सब कुछ, ठीक है। समय बहुत कम है, कल आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग तुरंत समझिए इसको। स्वावलंबन मतलब क्या होता है कि जिसको दूसरों से मतलब नहीं होता, खुद आत्मनिर्भर होता है उसके लिए, ठीक है, स्वावलंबन। तो जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि, शिकार, मछली पालन और वन उत्पादों पर निर्भर रहती है। बाहरी समाज से उनका संपर्क सीमित होता है, ठीक है। स्वावलंबन का मतलब यही होता है कि अपने पर निर्भर होना। तो यहाँ पर बताया गया कि जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि, शिकार, मछली पालन और वन उत्पादों का निर्भर रहती है और बाहर समाज की उनका जो संपर्क वो सीमित रहता है। बाहर से उन लोग का संपर्क जो है बहुत ही कम रहता है। चौथा जो पॉइंट है, विशेषता है, वो है सामाजिक संगठन।
तो जनजातीय समाज का संगठन पारंपरिक होता है, जिसमें मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनकी सामाजिक व्यवस्था सरल और सामुदायिक होती है। उनकी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वो सरल और सामुदायिक होता है, क्योंकि बस सारे लोग मिल के रहते हैं, ठीक है, एक संगठन में रहते हैं। तो सामाजिक संगठन एक विशेषता है हम लोग का। पांचवा जो विशेषता है वो है धार्मिक जीवन। जनजातियों का धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा, आत्मा पूजा और स्थानीय देवताओं पर आधारित होता है। अंधविश्वास और जादू टोना उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा होते हैं। धार्मिक जीवन में कैसे विशेषता है, तो जो जनजाति लोग हैं वो प्रकृति पूजा करते हैं। आपने कई बार देखा होगा गाँव में भी कि किसी पेड़ का भी पूजा होता है, ठीक है। तो उस तरह से उन लोग आत्मा का पूजा करता है और देवताओं का पूजा करता है। कई तरह के स्थानीय देवता जिसको स्थापित किया जाता है उनका पूजा किया जाता है। और अंधविश्वास, जहाँ पर आधुनिक समय में आज जिस चीज़ को अंधविश्वास कहा जा रहा है, जादू टोना को, वो जो जनजाति है वो लोग उसको धार्मिक जीवन का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, जादू टोना वगैरह को, ये सब। तो धार्मिक जीवन उनका एक विशेषता है। सातवां जो पॉइंट है आपका आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है। तो जनजातीय समुदाय मुख्यतः कृषि, पशुपालन और वनोपज पर निर्भर होता है। जो जनजातीय समुदाय है वो मुख्यतः किस पर निर्भर होता है, तो कृषि पर, पशुपालन पर, या फिर जो वनोपज होता है जो वन से उसको प्राप्त होता है। वे आधुनिक आर्थिक गतिविधियों और प्रौद्योगिकी से प्रायः अनभिज्ञ होते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो आधुनिक आर्थिक गतिविधियां हैं, जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, इनसे क्या है, प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब अनजान ही रहते हैं, ठीक है। सातवां जो विशेषता है साक्षरता का निम्न स्तर। तो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहद कम होता है। पारंपरिक ज्ञान और मौखिक परंपराएं ही उनकी शिक्षा के मुख्य स्रोत होते हैं। पारंपरिक ज्ञान या फिर जो मौखिक परंपराएं ही उनकी शिक्षा के ज्ञान होते हैं। मतलब जो उनको प्राचीन समय से सिखाया जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा के बारे में हो या फिर किसी के बारे में, संस्कृति के बारे में क्यों ना, तो वही शिक्षा वो लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज का जो आधुनिक शिक्षा है उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे जनजातियों की प्रमुख समस्याएं। जनजातियों की समस्याएं क्या है, क्या प्रमुख समस्याएं। पहला है आपका आर्थिक समस्याएं। तो जनजातीय समुदाय आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। रोजगार के साधन सीमित है और वनोपज पर उनकी निर्भरता अधिक है। रोजगार का साधन नहीं है और जो आर्थिक रूप से वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। रोजगार का साधन सीमित है और वनोपज पर उनका निर्भरता अधिक रहता है। जो वन में मिलता है वही लोग उनको खाते पीते हैं, सारा वन से ही काम करते हैं। तो आर्थिक समस्याएं हैं उनको। दूसरा है शिक्षा का अभाव। शैक्षिक संस्थानों की कमी, साक्षरता दर का निम्न स्तर और पारंपरिक सोच के कारण जनजातियों में शिक्षा का प्रसार कम है। क्या है कि जो शैक्षिक संस्थानों का कमी है, उधर साक्षरता दर का निम्न स्तर है और पारंपरिक सोच के कारण जनजातियों में शिक्षा का प्रसार कम है, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनली सोचते हैं, पारंपरिक चीज़ों को सोचते हैं, पारंपरिक संस्कृति उन लोग का। तो इन सब कारणों से क्या है कि वहाँ पर शिक्षा का प्रसार जो है वहाँ पर कम है। तीसरा जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। कुपोषण, जल जनित रोग और अन्य बीमारियां यहाँ आम है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चिकित्सा का साधन है वो कम है, तो इसके कारण वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं होती रहती है। बताया जा रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। कुपोषण, जल जनित रोग और अन्य बीमारियां यहाँ पर आम है। इस तरह की जो बीमारी वहाँ पर आम बात है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है समस्या है वो विस्थापन और भूमि संबंधी समस्याएं। विस्थापन का मतलब क्या है कि उजाड़ना, ठीक है। विस्थापन का मतलब है हटा देना, हट जाना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हटा देना, उजड़ना या फिर हटना, उसी को बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन और भूमि संबंधी समस्याएं। बोला जा रहा है कि औद्योगिकीकरण, खनन और बांध निर्माण के कारण जनजातियां अपनी परंपरागत भूमि से विस्थापित हो जाती है। भूमि अधिग्रहण के कारण उनके जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बताया जा रहा है कि जो कुछ खनन होता है या फिर औद्योगिकीकरण होता है, बांध बनाया जाता है, तो इससे क्या है कि जहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर कुछ काम लग गया तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि भूमि अधिग्रहण के कारण उनके जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब समस्याएं हैं। पांचवा जो समस्या है वो शोषण और भेदभाव। तो जनजातीय समुदायों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शोषित किया जाता है। कैसे? तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शोषित किया जाता है जनजातियों को। बाहरी समाज द्वारा उनका शोषण, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, ऋण शोषण और सांस्कृतिक उपेक्षा गंभीर समस्याएं। इस तरह का जो समस्या आप देख रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है, ऋण शोषण, सांस्कृतिक उपेक्षा या फिर गंभीर समस्याएं हैं ये सब, ठीक है, शोषण और भेदभाव। छठा जो समस्या है सांस्कृतिक क्षरण। इसमें क्या है कि आधुनिकता और बाहरी प्रभावों के कारण उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही। जो आधुनिकता है या फिर जो बाहर से वहाँ पर लोग जाते हैं, बाहरी प्रभावों के कारण उनकी जो संस्कृति थी पहले वाली और जो भाषा था, जो परंपरा था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। तो संस्कृति भी खतरे में, इसलिए सांस्कृतिक क्षरण भी एक समस्या है। सातवां जो समस्या है वो है राजनीतिक उपेक्षा।
उनकी राजनीतिक भागीदारी सीमित है और सरकार की नीतियां अक्सर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती। बताया जा रहा है कि जो सरकार द्वारा जो नीति बनाया जाता है वो अक्सर उनकी आवश्यकता, जो भी उनका आवश्यकता होता है जनजाति का, उसके अनुरूप नहीं होता है। इसलिए क्या है कि राजनीतिक उपेक्षा भी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनजातीय समुदायों को दूर करने की उपाय, जनजातीय समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय। क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो शिक्षा का प्रसार, जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई, सरस्वती योजना और आश्रम विद्यालय जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। इस तरह का जो योजना आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई और सरस्वती योजना, आश्रम विद्यालय से कार्यक्रम जो शुरू किए गए, किसके लिए? तो शिक्षा का प्रसार करने के लिए, जनजातीय जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए कुछ जो उपाय किए गए, उसमें से एक शिक्षा का प्रसार, जिसमें से कुछ लाया गया है। देखिए यहाँ पर योजना है, सरस्वती योजना है, आश्रम विद्यालय से कार्यक्रम भी चलाए गए। तो जिससे क्या है कि जनजातियों को आधुनिक चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, उनको प्रेरित किया जा रहा है। दूसरा जो उपाय है वो है आर्थिक विकास। तो जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, वनोपज के सही मूल्य और विपणन की सुविधा प्रदान की गई है। जो वनोपज जो वो लोग करते हैं उसमें भी कुछ सुविधाएं दी गई है, उनको बताया गया कि किस तरह से उनको बनाया जा सकता है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास में उनको मदद किया जा रहा है। तीसरा जो उपाय है वो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की गई है। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र या फिर जो मोबाइल चिकित्सक इकाइयाँ हैं उसको स्थापित किया गया है। कुपोषण और बीमारी रोकने के लिए सरकारी योजनाएं लागू की गई, और कुपोषण और बीमारी जो उसको रोकने के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं लागू की गई है। ये सब क्या है? तो उपाय है। ठीक है, चौथा जो है भूमि अधिकार और पुनर्वास। भूमि अधिकार और पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब है फिर से बसाना या फिर बसाना। ठीक है, तो वह अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम किसको बोलते हैं? तो संसद के द्वारा जो पारित एक्ट होता है, जो कानून पारित होता है उसी को बोलते हैं अधिनियम। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार प्रदान किए गए। विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास के लिए नीतियां बनाई गई। मतलब जिनको हटा दिया गया था किसी कारण से, उनको फिर से पुनर्वास करवाया गया, बसाया गया, और जो भूमि पर उनका अधिकार था उसको प्रदान कर दिया गया कि आप जहाँ पर रहते हो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। जंगल में ही वो काहे ना हो, जंगल का ही ज़मीन क्यों ना हो, फिर भी उनको उस चीज़ का अधिकार है। पांचवा जो उपाय है वो है सांस्कृतिक संरक्षण। इसमें क्या है कि जनजातीय भाषा, कला और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। जनजातीय संग्रहालयों और संस्कृति उत्सवों का आयोजन किया गया। छठा देख लेते हैं। छठा है राजनीतिक सशक्तिकरण। पंचायती राज व्यवस्था में जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया। संसद और विधानसभा में जनजातीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। राजनीतिक सशक्तिकरण दिया गया। जब पंचायती राज या फिर व्यवस्था है वहाँ पर जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है पंचायती राज्यों में, और संसद और विधानसभा में भी जनजातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया कि वहाँ पर जो जनजाति है वहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, सातवां जो पॉइंट है, सातवां जो उपाय है वो है शोषण रोकने के उपाय। इसमें क्या है? तो जनजातियों के शोषण को रोकने के लिए कानून बनाए गए, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और ऋण शोषण रोकथाम अधिनियम। तो ये सब दो अधिनियम भी बनाए गए ताकि उनका जो शोषण कम किया जा सके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की कितना कम से कम आप कितना मजदूरी उसको देंगे, या फिर ऋण शोषण अधिनियम। ठीक है, मतलब ऋण कम से कम कितना वसूलेंगे, इस तरह का अधिनियम पारित किया गया इसको रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि किसको जनजाति कहते हैं, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसी तरह से आप लिख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि जनजातियाँ भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है और उनकी सुरक्षा और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। हालांकि यह आवश्यक है कि उनके पारंपरिक जीवन और संस्कृति को संरक्षित रखते हुए उनके विकास के लिए प्रयास किए जाए। बताया जा रहा है कि उनको आधुनिक जीवन के बारे में बताया तो जाए, लेकिन जो उनका पारंपरिक संस्कृति है उसको संरक्षित रखा जाए। मतलब जो उनका पारंपरिक जो संस्कृति है उसको हटाया ना जाए, उसको जिंदा रखा जाए, उसको चलते रहना चाहिए। इस तरह से उनका विकास किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट मिनट का ये वीडियो था, आप लोग जरूर देखिए इसको पूरा अंत तक। अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।